नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 4 माटी वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। विद्यासागर नौटियाल जी का जन्म 1933 में हुआ था। समसामयिक कथा लेखन विद्यासागर का जन्म देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी में। पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। प्रमुख कृतियां हैं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछुड़ा उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा, ये उनकी आत्मकथा है। तो चलिए बच्चों पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है माटी वाली। शहर के सेमिल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर से बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटन का अर्थ है कनस्तर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा ही कोई घर होगा जिसे वह न जानती हो और या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक अर्थात सभी लोग उसे जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते समय उस काम को करने वाली वह अकेली महिला थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके बगैर तो लगता था कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना एक मुश्किल हो जाता। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों को गोबर की लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रही है। शहर के अंदर कहीं माटाखाना है नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहरों की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब लेखक बताते हैं कि टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे लोग माटी वाली के नाम से जानते थे। वह घर घर जाकर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती थी। इस मिट्टी से घरों के चूल्हे चौके लीपने का काम किया जाता था। इसकी ज़रूरत प्रत्येक घर में थी। माटी वाली घर से दूर जाकर माटा खाना से मिट्टी खोदती, उसे कनस्तर में भरती और शहर में यह मिट्टी घर घर बांटती। यही उसकी आजीविका का साधन थी। घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण उसे माटी वाली कहा जाता था। वह हंसमुख थी, इसलिए लोग भी उससे खुश रहते थे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। रद्दी कपड़ों को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। अब लेखक कहते हैं कि शहर के लोग जो हैं वो सिर्फ न माटी वाले को ही नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। एक रद्दी कपड़े अर्थात बेकार का कपड़ा उसे मोड़कर एक गोल ढिल्ला बना लिया जाता है, अर्थात सिर पर
कोई भी बोझ रखने से पहले एक गद्देदार वस्तु तैयार कर ली जाती है, जिसको सिर पर रखकर फिर कोई भी भारी वस्तु रखी जाती है। तो उसी प्रकार से वह भी एक ढिल्ले को अपने सिर पर रखकर अपना कनस्तर पूरा भरा हुआ, चुलबुल का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ कनस्तर मिट्टी का अपने सिर के ऊपर टिकाकर लाती है। उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कनस्तर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उससे ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कनस्तर के अंदर मिट्टी भरना फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कनस्तर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की कामिनी दौड़ती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है, ज़रा हमारे यहाँ पर भी आ जाना, अभी आती हूँ। अब आगे लेखक बताते हैं कि ये जो महिला है, इसका जो कनस्तर है, इसके ऊपर ढक्कन हमने नहीं देखा। ये शुरू में ही अपने कनस्तर को लेते समय उसका ढक्कन काट देती है ताकि उसमें मिट्टी भरना आसान हो जाए और साथ ही साथ उस मिट्टी को खाली करना भी आसान हो जाए। माटी वाली एक घर में पहुंचती है और अपना कनस्तर नीचे ही रखती है कि एक 9-10 साल की बच्ची भागी हुई, जिसका नाम कामिनी है, दौड़ती हुई माटी वाली के पास आई और बोली कि मम्मी ने तुम्हें घर पर बुलाया है। माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने के लिए कह दिया। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अब मकान मालिक माटी वाली से कहती है कि आंगन में मिट्टी उड़ेल दो अर्थात डाल दो, और कहती है तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो, चाय के टाइम पर आई हो। और यह कहते हुए वो अपने किचन में जाती है और 2 रोटियां लाकर माटी वाली को दे देती है। फिर वह किचन के अंदर, रसोई के अंदर चली जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाले ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर रखे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों से हड़बड़ी में एक झटके में खोला और सीधे किया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब लेखक कहते हैं कि माटी वाले के पास में अपने अच्छे या बुरे सोचने का वक्त नहीं था और न ही अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय था। जैसे ही मालकिन अंदर चली जाती है, माटी वाली इधर उधर नज़रें दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वो देखती है कि कोई उसे देख नहीं रहा तो अपने ढिल्ले के कपड़े को सीधा करती है और सीधे करने के बाद में वह कपड़ा एक फटे हुए चादर के रूप में प्रकट हो जाता है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। अब मालकिन आने से पहले वह एक रोटी अपनी उसी कपड़े के अंदर छिपा लेती है और अपना मुंह यूं ही चलाना शुरू कर देती है। मालकिन अंदर से जब आती है, एक गिलास के अंदर पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटती है और वह बुढ़िया के पास में ज़मीन पर रख देती है। ले, साग वाग नहीं है, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसे
फूंक मारी। गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। अब माटी वाली उस चाय के साथ में उस रोटी को खाने लगी। चाय को बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी। माटी वाली कहती है, चाय तो बहुत अच्छा साग है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब जो ठकुराइन जी होती हैं वो कहते हैं कि भूख अपने आप में एक साग है, और कहती है भूख मीठी कि भोजन मीठा। अर्थात अगर व्यक्ति भूखा हो तो उसे सूखी रोटी भी 56 भोग के समान दिखाई देती है। तुमने अभी तक पीतल के ग्लास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये ग्लास। उसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव कैसे बेच दूं? हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वाद चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसा जमा करके यह चीज़ें खरीदी होंगी। ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं, कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों में। अब जो ठकुराइन जी होती हैं उसे माटी वाली कहती है कि पीतल के ग्लास आपने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। वर्तमान में तो किसी के घर भी पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देते हैं। ठकुराइन जी कहती है माटी वाली से कि हमारे पुरखों ने बहुत ही मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके ये चीज़ें इकट्ठी की थी। अब ऐसे ही सस्ते दामों पे कैसे बेच दूं मैं इनको? न जाने उन्होंने कितने ही मन मसोस कर अपनी हर बात को दबा कर इन बर्तनों को इकट्ठा किया था या इन चीज़ों को इकट्ठा किया था। अब ये जो लोग हैं, ये लोग हमसे सस्ते दामों पे ये चीज़ें खरीद लेते हैं व्यापारी, और अपना घर भरते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ तो ये स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। माटी वाली कहती है कि इतनी बात कौन सोचता है आजकल के लोग। अब तो जिस भी घर में जाती हूँ उस घर में या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। अब ठकुराइन कहती है कि मैं तो ये सोच सोच कर पागल हुई जाती हूँ कि अपनी चीज़ों को छोड़कर, अपनी जो जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अपनी जगह को छोड़ के हम जाएंगे कहाँ। अपनी चीज़ों का मोह हमेशा से व्यक्तियों को रहता ही है। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाले तो कोई भी नहीं हैं। अब वह माटी वाली कहती है कि जिनके पास ज़मीन जायदाद हैं वो तो कहीं ना कहीं जाके टिक ही जाएंगे, मतलब सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन मुझ जैसे लोगों का क्या होगा जिसके पास में कुछ भी नहीं है, आगे पीछे कोई भी उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे से खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। माटी वाली चाय खत्म करती है और अपना कपड़ा हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से खाली कनस्तर उठाकर अगले घर की ओर चल देती है। तो बच्चों, आज हम इसका अध्ययन यहीं तक करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।